नमस्ते। आज हम बात करेंगे गैस्ट्रिक कैंसर या स्टमक कैंसर बोलते हैं, इसको डायग्नोस कैसे किया जाता है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट डायग्नोस्टिक टूल होता है एंडोस्कोपी। जब एक ट्यूब डाल के गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो होते हैं या सर्जन जो होते हैं वो एक छोटी सी ट्यूब डाल के पूरे स्टमक को अंदर से देखते हैं और जो एबनॉर्मल एरिया या ख़राब एरिया रहती है वहाँ से बायोप्सीज लेते हैं और इसी से इस कैंसर का डायग्नोसिस होता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टूल होता है इमेजिंग, जहाँ पे हम सोनोग्राफी या सीटी स्कैन या पेट स्कैन करते हैं इसका स्टेजिंग के लिए। तो हम ये देख पाते हैं कि ये जो ट्यूमर है ये स्टमक के कितने लेयर्स को इन्वॉल्व कर रहा है, ये अगल बगल के लिम्फ नोड में उसका फैलाव है या नहीं है, और कोई ऑर्गन में लिवर या लंग्स या एब्डोमेन, ओवरीज, यहाँ पे उसके स्प्रेड है कि नहीं है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें एक सीटी स्कैन में मिलती है। कुछ इन्फॉर्मेशन सोनोग्राफी पे भी मिल सकता है, बट नॉर्मली हम लोग सीटी स्कैन या पेट सीटी स्कैन करते हैं ताकि कंप्लीट स्टेजिंग हो जाए। तो नॉर्मली एंडोस्कोपिक और बायोप्सी, एंडोस्कोपी एंड बायोप्सी अलॉन्ग विथ सीटी स्कैन या पेट सीटी, इसके सारे हम लोग कंप्लीट डायग्नोसिस कर लेते हैं। एक बार डायग्नोसिस हो जाए और स्टेज पता चल जाए उसके बाद हम लोग अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट में काफ़ी बार कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट्स होता है। यूजुअली बहुत अर्ली स्टेज में जो गैस्ट्रिक कैंसर पिकअप होता है उन्हीं में सिर्फ सर्जरी से काम हो जाता है। काफ़ी पेशेंट्स, जो 80% ऑफ पेशेंट्स होते हैं, वो स्टेज 3 या बियॉन्ड डिटेक्ट होते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट्स अवेलेबल होती हैं, जहाँ पे हम पहले कीमोथेरेपी देते हैं बीमारी को छोटा करने के लिए, और उसके बाद अगर जो पेशेंट्स रिस्पॉन्ड करते हैं अच्छी तरह से, उन पेशेंट्स में हम लोग ऑपरेशन कर सकते हैं। इसमें जो कीमोथेरेपीज़ होते हैं, आजकल बेटर एंड बेटर कीमोथेरेपीज़ अवेलेबल हैं जिससे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्सेज आता है। कभी कभी टारगेटेड थेरेपीज़ या इम्यूनोथेरेपीज़ भी यूज़ होता है इसमें, बट नॉर्मली कॉम्बिनेशन कीमोथेरेपी से अच्छा रिस्पॉन्स आ जाता है। इसमें ऑपरेशंस जो होते हैं ये नॉर्मली पार्ट ऑफ द स्टमक, मतलब स्टमक का एक हिस्सा अलोंग विथ उसके सारे जो ड्रेनिंग लिम्फ नोड्स है, इसको निकाला जाता है। इसको गैस्ट्रेक्टमी कहते हैं। कभी कभी ये पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी होता है जहाँ पे एक पार्ट ऑफ द स्टमक निकाला जाता है। कभी कभी टोटल गैस्ट्रेक्टमी होता है जहाँ पे पूरा स्टमक निकाला जाता है सारे ड्रेनिंग लिम्फ नोड्स के साथ। ओकेजनली हम लोग थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिवली करना पड़ता है, जहाँ पे कोई लोकल ऑर्गन होता है जैसे स्प्लीन होता है, कभी कभी पैनक्रियास का कोई पार्ट होता है, इसे भी निकालना पड़ सकता है। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है कीमोथेरेपी को तो हम लोग वी डोंट हेजिटेट कि एग्रेसिव सर्जरीज करें, क्योंकि यही एक चांस होता है पेशेंट के लिए कि वो डिजीज़ को ओवरकम कर सके। अब सवाल कॉमनली ये होता है कि अरे स्टमक का एक पार्ट निकाल दिया, स्टमक पूरा निकाल दिया, अब पूरा स्टमक निकालने के बाद कैसे खाएगा आदमी। तो स्टमक एक ऐसा ऑर्गन है जो स्टोरेज ऑर्गन है। डाइजेशन सारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, तो स्टमक का जितना हम उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, काफ़ी पेशेंट्स बिना स्टमक का भी नॉर्मल लाइफ जी पाते हैं। जो खाने की नली है उसे हम आइदर जो बचा हुआ स्टमक है या स्मॉल इंटेस्टाइन में जोड़ देते हैं, और पेशेंट्स को थोड़े से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के साथ काफ़ी नॉर्मल लाइफ जी पाते हैं। एक ही एडवाइस हम देते हैं कि आपका जो फूड क्वांटिटी है उसको आप 2-3 हिस्सों में बांट दो और स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स खाओ, तो इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो नॉर्मली हमारे पेशेंट्स जो पोस्ट गैस्ट्रेक्टमी होते हैं, हम लोग उनको एडवाइस करते हैं कि जो एक आपका लंच है उसको 2 हिस्से में स्प्लिट करो, जो डिनर है उसको 2 हिस्से में स्प्लिट करो, जो नाश्ता है उसको 2 हिस्से में स्प्लिट करो। उससे एक टाइम पे ज़्यादा नहीं खा पाते, बट दे आर एबल टू टेक स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स एंड लिव एब्सोल्युटली नॉर्मल लाइफ्स। टोटल गैस्ट्रेक्टमी के बाद भी हम लोग यही एडवाइस देते हैं, और बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो एब्सोल्युटली नॉर्मल लाइफ जीते हैं इसके बाद। तो इधर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि स्टमक का एक पार्ट निकाल देने से लाइफ बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाती है या बेड रिडन हो जाएंगे या सिर्फ घर पे ही रहना पड़ता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोग नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं।